हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना, कंटिन्यूटी समाप्त हो गया था। अब चूंकि नई शिक्षा नीति के तहत आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का सितंबर में पेपर आएगा जो कि फर्स्ट चैप्टर से होगा। इससे हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि छूट गया था। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ठीक है ना। फलन और संबंध के बारे में आप लोग कक्षा 11 में भी लगभग जो जनरल जानकारी बता चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग वही कक्षा 11 की बातें याद करेंगे और कुछ कक्षा 12 में जो नया इस पे आया। ठीक है ना। सबसे पहले संबंध है, फलन बाद में देखेंगे, पहले संबंध है। संबंध को पढ़ने के लिए हमको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सेट, समुच्चय, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑफ टू सेट्स, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए संबंध पढ़ने से पहले। ठीक है ना। तो सेट के बारे में आप लोग जानते ही हो। समुच्चय एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को। सुपरिभाषित का मतलब जो एकदम सुपरिभाषित हो। जैसे अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो अपने विद्यालय में छात्रों की संख्या एकदम निश्चित है, क्या भाई 50 है या 100 है, जितनी भी है, जितनी हम कहेंगे उतना दूसरा भी कहेगा, तीसरा भी कहेगा। ठीक है, ये सुपरिभाषित हो गया। कक्षा 12 में छात्राओं की संख्या या छात्रों की संख्या, ये सब सुपरिभाषित है। पर अगर जैसे किसी ने कह दिया कि विश्व में अच्छी पुस्तकों का संग्रह या सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह, या जैसे फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो, सिनेमा, तो अच्छी सिनेमा का संग्रह, तो भाई जरूरी नहीं कि जो सिनेमा हमको अच्छा लगता हो दूसरे को भी अच्छा लगता हो। या विश्व में 20 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची ले ली गई, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, तो सर्वश्रेष्ठ कौन से बल्लेबाज है ये हम नहीं निश्चित कर सकते हैं। हो सकता है हमारे लिए कोई हो, तुम्हारे लिए कोई हो। ठीक है ना। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम कह सके, दूसरा कह सके, तीसरा कह सके, रिंगा में कह सके, सपना में कह सके, सारे लोग वही बात कहें कि हाँ भाई ये ऐसा है, तो उसको हम बोलते हैं सेट। ठीक है ना। सेट को जानते हो, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग ये मजला कोष्ठक में बंद करते हैं और उसके एलिमेंट्स को यही स्मॉल लेटर्स में या गिनती में जो भी हो उसको मजला कोष्ठक में इस तरह से कामा लगा के अलग अलग लिखते हैं। ये जनरल चीज है, सेट्स के बारे में आप लोग जानते हो। ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं सबसेट, उप समुच्चय। तो इसी सेट के एलिमेंट से लेकर के, इसी सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर के हम अगर एक दूसरा सेट बनाएं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, सारे भी ले सकते हैं। मान लो एक दूसरा सेट हमने बनाया बी, उसमें इस तरह के एलिमेंट हो गए 2 और 3, तो देख रहे हो इसके एलिमेंट इसी के एलिमेंट लिए हुए हैं, तो हम कहते हैं कि बी जो है तो ए का क्या है? उप समुच्चय। ये जो समुच्चय बी है वो समुच्चय ए का क्या है? एक उप समुच्चय, वही एलिमेंट वही से लेके बनाया गया था ना। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया उप समुच्चय। तो समुच्चय के बारे में और भी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा होगा। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, ये कैसे होता है? जैसे मान लो ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस ए का ए से गुणा, 1 2 3 गुणे 1 2 3, ये हो गया 1 1 1 2। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। 1 3, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ठीक है। अगर 2 सेट होते हैं, ये तो एक सेट के लिए एक क्रॉस है, अगर 2 सेट होते हैं तो हम यही निकालते ए क्रॉस बी। मान लो ए और बी 2 सेट लिए होते। ठीक है। जैसे ए बराबर दिया हुआ है मान लो 1 2 और बी बराबर दिया हुआ है 3 5, तो ए क्रॉस बी किस तरह से होगा? इस तरह से इसमें एलिमेंट आएंगे 1 3, ये क्रमिक युग्म कहलाता है। क्रमिक युग्म में लिखे हुए, क्रम में लिखे हुए हैं 1 3
1 3 1 5 2 3 2 5, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये क्या किसमें है, क्रमिक युग में है, ऑर्डर पेयर में है। ये पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है, ठीक है। इसमें देखो अगर ये 1 3 लिखा हुआ है कहीं ऑर्डर पेयर में और दूसरा 3 1 लिखा हुआ है तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। ये 1 3 है और ये क्या है 3 है। तो ये जनरल चीजें थी जो आप लोग पढ़ चुके हो लगभग, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, तो भारत और नई दिल्ली में क्या रिलेशन हो गया, राजधानी का, ठीक है ना। और बहुत सारी जैसे 25 5 से विभाज्य है तो 25 और 5 में क्या रिलेशन हो गया, विभाज्यता का रिलेशन हो गया। और भी बहुत सारी है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी तो वो जवाहरलाल नेहरू की क्या है, पुत्री है, तो इसमें क्या रिलेशन हो गया, पुत्री का रिलेशन हो गया। पर हम गणित पढ़ रहे हैं तो इस तरह की चीजें तो नहीं पढ़ेंगे, पिता पुत्र नहीं पढ़ेंगे और रिलेशन नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनके बीच में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है ए, इसमें इस तरह के एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, A क्रॉस A निकालते हैं। A क्रॉस A क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट अब ये एक एलिमेंट कहलाएगा, एक एलिमेंट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट, ये भी एक सेट ही है। जैसे ये सेट था वैसे ये भी क्या कहलाएगा, एक सेट ही कहलाएगा। इस सेट के एलिमेंट ये लिखे हुए हैं, ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें आप एक रिलेशन देख रहे होंगे। कुछ में क्या होगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, कुछ में क्या है दोनों बराबर हैं और कुछ में क्या है दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा है। तो इसमें 3 रिलेशन है, मान लिए वो R1 R2 और R3, 3 प्रकार के रिलेशन है। R1 मान लिए छोटा है का रिलेशन हो गया, R2 मान लिए कि इन संख्याओं में बड़ा है बराबर है का रिलेशन है और R3 बड़ा है का रिलेशन। तो कौन कौन सी संख्याएं इस कंडीशन को फॉलो करती हैं इसमें देख लेते हैं। R1 में कौन कौन सा आएगा, छोटा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, 1 2 1 3 2 3, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं 1 रिलेटेड है किससे, 2 से। 1 और 2 के बीच में संबंध R1, क्या संबंध है, R1, ये छोटा है, 1 छोटा है किससे, 2 से, 1 रिलेटेड है 2 से, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से R2 बराबर है का रिलेशन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 और 3 3। फिर इसी तरह से R3 में चलते हैं, R3 ये R3 हो गया, R3 बड़ा है का ये हो गया, ये इस तरह से ग्रेटर देन का हो गया, पहली संख्या बड़ी। तो वो कौन कौन सी हैं, ये 2 1 फिर 3 1 और फिर 3 2। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा, इसमें 3 प्रकार के रिलेशन हमको देखने को मिल रहे हैं। इन रिलेशंस में एक चीज आप देखोगे, ये जो R1 है ये भी क्या है, A क्रॉस A का सबसेट है। सबसेट मतलब उपसमुच्चय, ये तो यहीं से लेके बनाया गया है ना, इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे होंगे, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। R2 भी देखोगे तो A क्रॉस A से बनाया गया है और R3 भी देखोगे तो वो भी A क्रॉस A का ही सबसेट है, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो और चाहे वो R3 हो, वो सब क्या है, इसी से मिलकर बनाए गए हैं, ठीक है ना, A क्रॉस A के ही सबसेट है। तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, कोई भी रिलेशन, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम जो रिलेशन बनाते हैं वो रिलेशन क्या होता है, ये देखो कोई भी रिलेशन हो वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। तो हम रिलेशन की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R
आर का अलग से कोई संबंध आर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। क्या होगा इसकी डेफिनेशन, कोई समुच्चय ए पर, ठीक है, कोई समुच्चय ए पर जो रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन किस तरह से परिभाषित किया जाता है कि ये जो रिलेशन है ये उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। और चलते हैं, ठीक है ना, ये तो मान लो ए हो गया। अब मान लो अगर दो सेट दिए हुए हैं हमारे पास, कोई ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, इस तरह के एलिमेंट है 1 2 3, ए में 1 2 3 और बी एक दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट है 1 4 9, ठीक है। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9, ठीक है। ये तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए एक्स वाई such that y equal to x square, ठीक है, for all x belongs to a and y belongs to b। ये इनके बीच में एक रिलेशन हो गया r, ठीक है ना। x y ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, जो भी आएंगे तो क्योंकि ऑर्डर पेयर में यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, such that y equal to x square, ठीक है ना, for all x belongs to a and y belongs to b। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस सेट में, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 और 1 और क्या आएगा, और आएगा 2 और 4 और 3 और 9, यही आएगा भाई। y बराबर x का स्क्वायर, x बराबर हमने 1 ले लिया, x बराबर 1 लेंगे तो भी y बराबर 1, x बराबर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर y बराबर 4, x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 9। तो ये हमारे क्या है, क्या रिलेशन। और ये सारे एलिमेंट आप देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा, इसका मतलब ये जो r क्या है, इस a क्रॉस b का क्या है, एक सबसेट है, उपसमुच्चय, यही से यहाँ मिल जाएंगे ये सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फिर से वही जो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही समझ में आ रही है कि यदि दो सेट A और B दिए हुए हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो उन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। दो सेट A और B दिए होने पर उन दोनों के बीच संबंध क्या होता है, उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा रिलेशन का डोमेन और रेंज देख लेते हैं, वैसे ही ज्यादा जरूरी नहीं है फिर भी देख लेते हैं। डोमेन ऑफ आर, डोमेन का मतलब होता है ये जो रिलेशन में, ध्यान रखेंगे, रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा, रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो डोमेन का एलिमेंट होगा। रिलेशन का पहला एलिमेंट क्या होगा, डोमेन का एलिमेंट होगा। तो डोमेन में किस तरह से एलिमेंट होंगे, x such that x belongs to a, x such that x belongs to a and xy belongs to r। ये जो xy है भाई लिया तो r से ही जाएगा, रिलेशन से ही लिया जाएगा, उसमें जो x होगा वो किसका एलिमेंट होगा, a। तो जो डोमेन होता है, डोमेन और रेंज आपको बताया गया होगा 11वीं में, ठीक है ना। डोमेन मतलब कि कोई भी फंक्शन x की किन किन वैल्यू के लिए डिफाइंड है वो डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ r, हम लोग यहाँ रिलेशन का डोमेन निकाल रहे हैं कि रिलेशन किन वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो वो क्या होगा, x such that x belongs to a, मतलब सेट A के सारे एलिमेंट, सेट A के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर आप रेंज निकालना चाहते हो, रेंज ऑफ r, डोमेन ऑफ r, रेंज ऑफ r, तो ये क्या होगा, y such that y belongs to b and xy belongs to r। सबसे पहले तो ये xy उसमें होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए जो भी हम ले, और फिर उसमें जो y एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, रेंज का एलिमेंट होगा, ठीक है।
ये हो गया डोमेन और रेंज किसका हो गया, रिलेशन का। इसके बाद है थोड़ा सा प्रतिलोम संबंध। जैसे संबंध होता है वैसे ही प्रतिलोम संबंध होता है। संबंध के लिए क्या हो गया, कोई रिलेशन R इस तरह से डिफाइंड होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B। मान लो A और B दो सेट हैं सच दैट x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, ये कोई रिलेशन है जिसके एलिमेंट इस तरह से हैं, A क्रॉस B के ही एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो इसका जो प्रतिलोम संबंध है R इनवर्स वो इस तरह से डिफाइन होगा, yx xy क्या हो गया, yx हो गया। ठीक है ना, अब बाकी वही रहेगा, x belongs to A and y belongs to B। x जो होगा तो A का ही एलिमेंट होगा और y क्या होगा, B का ही एलिमेंट होगा। ठीक है ना, और ये जो x y है वो belongs to R ही रहेगा या A क्रॉस B ही रहेगा। बस क्या करना है, प्रतिलोम संबंध में x और y को इंटरचेंज कर देना है। ये सब आप लोग कक्षा 11 में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज हम यहाँ से डाल दिए। अब हम आते हैं संबंध के प्रकार। तो संबंध पता चल गया कि दो सेटों में, दो सेट हो या एक सेट में हो, दो सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। ठीक है ना, अब है संबंध के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यही हमको इसमें पढ़ना है। तो इसमें पहला संबंध है, प्रकार है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्वतुल्य मतलब खुद के तुल्य, तुल्य मतलब बराबर, स्वतुल्य खुद से तुल्य। ठीक है ना, तो इसके किस तरह का संबंध होता है भाई, माना एक कोई सेट है, एक क्या है, एक कोई समुच्चय है। ठीक है, तब एक का प्रत्येक अवयव, एक का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। A का प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी उस सेट A में है उसके प्रत्येक एलिमेंट क्या होने चाहिए, स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है ना, A का A में, ठीक है ना, कोई सेट A दिया है तो A में एक ऐसा रिलेशन, सेट A में रिलेशन कैसा होगा, जब हम A क्रॉस A निकालेंगे तब तो हमको रिलेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो सेट A में कोई ऐसा संबंध जब उस संबंध के सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, उस रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, स्वयं से रिलेटेड होंगे, तो उसे हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा एग्जांपल की सहायता से। A बराबर मान लो दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, इसका A क्रॉस A क्या होगा वो आप लोगों को पता है, वो निकाल लिया जाएगा। तो जो स्वतुल्य संबंध है वो इस तरह से होगा, R बराबर 1 2 सॉरी स्वयं से संबंधित हो, 1 1 2 2 3 3, प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड हो। ठीक है, प्रत्येक अवयव क्या हो, एक दूसरे से, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से संबंधित हो, 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है ना, यदि किसी समुच्चय A में कोई संबंध A, कोई संबंध R इस प्रकार का हो कि उसके सारे एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। अगर मान लो, देखो इसमें तो हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 प्रकार के 9 एलिमेंट आएंगे। अगर मान लो इस तरह से हो, 1 1 2 2 दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है 2 3, तब क्या ये स्वतुल्य होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन दी हुई कि प्रत्येक एलिमेंट, तो प्रत्येक में 3 एलिमेंट है, तीनों स्वयं से रिलेटेड होने चाहिए। ये हो चाहे ना हो, पर ये होना जरूरी है। अगर ये दे दिया कि 2 3 दे दिया तो फिर ये स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 3 नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। ठीक है, कि जब प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो तो उसे हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा संबंध है सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या है, इसमें कोई दो सेट लिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी दो सेट है हमारे पास A और B। ठीक है, कोई भी सेट लिया हुआ है A और B, या मान लो हमने एक ही सेट लिया हुआ है
और वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वहां से हम उसके दो एलिमेंट उठाते हैं। ए मान लो थोड़ी देर से ऐसा हो एक्स वाई, ए में इस तरह के एलिमेंट है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, चलो एक्स वाई जेड मान लो 3 एलिमेंट दिए हो। तो ए में एक ऐसा रिलेशन, ए में एक ऐसा रिलेशन किस तरह का, यदि एक्स वाई इस रिलेशन में हो तो वाई एक्स भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x रिलेटेड है y से, x रिलेटेड है y से, इंप्लाइज दैट y भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, x से। ठीक है, अर्थात यदि x y बिलोंग करता है R को तो y x भी होना चाहिए किसमें, R में। ठीक है, एक और एग्जांपल की सहायता से इसको देखते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका जो R हो, इसका a क्रॉस है तो आप लोग जान जाओगे क्या है, a क्रॉस से निकाल लोगे। तो इसका रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, इस तरह के। यदि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। बाकी और इसमें क्या है हमसे मतलब नहीं, 3 3 है, 4 5 है, तो 4 5 तो नहीं आएगा क्योंकि a क्रॉस a में ही नहीं आएगा। 3 3 है, ठीक है ना, और मान लो 3 2 है, ऐसा तो भी ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। किसी कोई भी एक एलिमेंट इस तरह मिल जाए, A related to B implies that B related to A, ठीक है ना। अब मान लो इस तरह से कोई एक दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, और मान लो इस तरह से दिया है 1 1 2 2 3 3, ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। देखो ये काहे के लिए कंडीशन है, ये रिफ्लेक्सिव, ये स्वतुल्य के लिए है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए है। तो ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य तो है, ये रिलेशन स्वतुल्य तो कहलाएगा, पर ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर इसमें 1 2 है तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना, ये हो ना हो हमसे मतलब नहीं है। ये तो फिर इसके लिए अलग से कंडीशन हो गई कि भाई इसको बताओ ये जो रिलेशन दिया है स्वतुल्य है कि नहीं। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो भाई स्वतुल्य है। पर अगर सिमेट्रिक को देखना है तो 1 2 दिया है तो इसमें 2 1 होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सममित संबंध हो गया। क्या सममित संबंध हो गया, यदि कोई सेट A दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई सेट A दिया हुआ है, A एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब A में एक ऐसा संबंध R, तब A में एक ऐसा संबंध R जिसमें कम से कम 2 सदस्य, एक कम से कम 2 का मतलब और भी सदस्य हो सकते हैं। अब 1 2 1 3 भी हो सकता है, 1 3 और 3 1 भी है, तो भी ये क्या कहलाएगा, सिमेट्री। कम से कम 2 सदस्य, इस सेट के कम से कम 2 सदस्य क्या हो, एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड हो कि 1 रिलेटेड टू 2, तो 2 भी 1 से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। 1 2 अगर है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री रिलेशन, सममित संबंध बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा संबंध है हमारा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता है, यदि किसी समुच्चय A के 3 एलिमेंट, किसी समुच्चय, देखो जब हमने रिफ्लेक्सिव लिया तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट लिया, बोला भाई ये अपने से ही संबंधित होना चाहिए। जब सममित लिया तो 2 एलिमेंट लिया उस समुच्चय के, कि पहला अगर दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पहले से रिलेटेड। अर्थात अगर रिलेशन में A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम संक्रामक संबंध पढ़ रहे हैं तो इसमें तीसरी कंडीशन, इसमें 3 एलिमेंट लेना है। ठीक है, 3 एलिमेंट इस तरह से हैं कि यदि X रिलेटेड है Y से, ठीक है, और Y रिलेटेड है Z से, इस प्रकार 3 एलिमेंट X Y Z, ठीक है, कोई भी सेट दिया हुआ है, मान लो A, उसमें 3 एलिमेंट इस प्रकार है कि X रिलेटेड हो Y से, Y रिलेटेड हो Z से, इंप्लाइज दैट X भी रिलेटेड होना चाहिए Z से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। ठीक है, इट मींस XY बिलोंग्स टू R, XY अगर R में है
yz belongs to r implies that xz भी क्या इसमें होना चाहिए, r में होना चाहिए। ठीक है, ये मान लो a बराबर हमारा कोई सेट हो गया 1 2 3, ठीक है ना, a बराबर कोई सेट हो गया जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3। अब हम जो रिलेशन है, ठीक है ना, एक और से तो आप लोग निकाल लोगे क्या होता है, इनमें रिलेशन इस तरह से होना चाहिए 1 2, ठीक है ना, 1 2 है तो 2 3 है, 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर इस तरह के तीनों एलिमेंट्स इसके रिलेशन में है तभी ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। 1 2 से रिलेटेड है जैसे ये है, 2 3 से रिलेटेड है तो 1 भी 3 से रिलेटेड है, तभी ये संबंध क्या कहलाएगा, संबंध संक्रामक कहलाएगा, अदरवाइज ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से और पहला क्या होगा, तीसरे से भी रिलेटेड होगा, तो इस तरह के संबंध को हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू r, 1 2 अगर r में है, 2 3 r में है, बिलोंग करता है r को, तो इंप्लाइज दैट 1 3 भी किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हमको मिल रही तो फिर वो संक्रामक संबंध है। ये तीसरा हो गया। फिर अब चौथा है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंसी रिलेशन। तुल्यता संबंध मतलब, तुल्यता संबंध का मतलब है यदि कोई संबंध रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। यदि कोई संबंध सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। जैसे एक सेट ए ले लिया, इसके एलिमेंट हो गए 1 2 3, ठीक है, और एक क्रॉस ए तो आप लोगों को पता ही क्या है। अब हम ए क्रॉस ए का कोई सबसेट आर, रिलेशन मतलब इसका सबसेट, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो इन सारी कंडीशन को फॉलो करता हो, ऊपर वाली तीनों कंडीशन को। जब तीनों कंडीशन को फॉलो करोगे तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड, 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि उस समुच्चय के सारे अवयव स्वयं से संबंधित हो गए। ठीक है, फिर सममित के लिए क्या संबंध है कि यदि 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। अब ये कैसा बन गया, ये यहां तक के लिए रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो गई और ये सिमेट्रिक कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, और 2 3 से रिलेटेड है, तो 3 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए। संक्रामक के लिए क्या है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो सॉरी ये 3 1 नहीं, 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए। यही कंडीशन होती है ना, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से भी रिलेटेड होगा। तो ये जो है, ये रिलेशन जो है तो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसमें एक मिटा दें, इसको मिटा दें, तो फिर ये रिलेशन केवल 2 कंडीशन को फॉलो करेगा। ये संबंध जो है तो ये सममित तो है, ये सममित के लिए कंडीशन और संक्रामक भी है, पर ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर 1 1 लिखा हुआ है, 2 1 को मैंने गायब कर दिया, तो ये स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, पर ये सममित नहीं है। ठीक है ना, और अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया और इसमें से कोई गायब कर दिया, तो ये सममित और स्वतुल्य है बट संक्रामक नहीं है। तो ये है हमारे संबंध के प्रकार। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने होंगे, कुछ फंक्शंस दिए रहेंगे, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये किस तरह का संबंध है, ये स्वतुल्य है, ये संक्रामक है या कुछ और संबंध है। ठीक है ना, तो इसमें
उदाहरण में भी बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। जैसे मान लो एक उदाहरण 3 दिया हुआ है, उसमें एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3, एग्जांपल का है आपका 1 2 3, और इनमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 और फिर से 3 3 लिखा हुआ है, 3 3 लिखा हुआ है, फिर से हम 3 3 लिख देते हैं। और इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये समुच्चय स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। स्वतुल्य के लिए हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एक एलिमेंट तो एक ही बार आता है, ये सेट है ना, सेट में एक एलिमेंट तो एक ही बार आता है, तो ये 3 3 नहीं होना चाहिए, ये कुछ अलग होगा, 2 3 हो सकता है, 2 3, ठीक है ना, 2 3 लिख देते हैं इसको। तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है? स्वतुल्य के लिए 1 1 बिलोंग कर रहा है R को, 2 2 बिलोंग कर रहा है R को, 3 3 बिलोंग कर रहा है R को। इस सेट के सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? अतः R जो है तो एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब A में जो एक संबंध R है वो किस तरह का हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सममित के लिए चलते हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? यदि 1 2 है तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए था, 1 2 belongs to R, 1 2 belongs to R implies 2 1 does not belongs to R। 2 1 क्या कर रहा है? रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब R में नहीं है, 2 1 नहीं है R में, और जब ये नहीं है तो फिर ये संबंध क्या होगा? जो R है वो समुच्चय A में एक सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। अब संक्रामक के लिए क्या है? यदि 1 2 है, 2 3 है, 1 2 belongs to R implies 2 3 belongs to R। क्या होना चाहिए? 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, बट ये डज नॉट बिलोंग, ये नहीं है, 1 3 नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। तो ये स्वतुल्य तो था पर सममित और संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, एग्जांपल तो देख ही लेना, ठीक है। एग्जांपल में जो भी क्वेश्चन दिए हुए वो आप लोग देख लो। जैसे एग्जांपल नंबर 9 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सेट है हमारा A वो डिफाइंड है किसके लिए? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसमें सारी पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन वाली परिमेय सारी संख्याएं हैं। और जो इसमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन, वो रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? वो रिलेशन डिफाइंड है ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये सेट दिया हुआ है और ये इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि इस तरह के एलिमेंट होंगे कि जो a होगा वो b स्क्वायर से छोटा या होगा। तो द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित और ना संक्रामक। अगर इस तरह से कोई रिलेशन इस सेट के लिए डिफाइंड किया हुआ है, इस सेट A जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है। क्या रिलेशन डिफाइंड किया है कि इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर पे होंगे, लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और इस तरह की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो हमको दिखाना है कि भाई ये ना तो सममित होगा और ना ही स्वतुल्य होगा और ना ही क्या होगा? ना ही संक्रामक होगा, ठीक है ना। तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है भाई? स्वतुल्य के लिए जैसे मान लो अगर हम इसको 0 के लिए डिफाइन करें तो 0 लेस आर इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 1 के लिए भी ये फॉलो कर रहा है, 2 लेस आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसके लिए भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, इसके लिए भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पर ये क्या है? ये है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अगर हम 1/2 कर दें, 1/2, तो ऐसा क्या ये कंडीशन सही है? भाई 1/2 भी तो बिलोंग करेगा A को, क्योंकि A क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो क्या ये इस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए है, ठीक है।
जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कहीं पे 1/2 भी आएगा, 1/2। तो जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो ये कंडीशन गलत दी हुई है। क्यों? क्योंकि ये 1/2 है और ये क्या आ जाएगा 1/4। 1/2 बड़ा होता है कि 1/4 बड़ा होता है? 1/4 छोटा हो जाएगा ना 1/2 से। ये आधा है, ये 1/4 हिस्सा है, तो ये इस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, अतः यह संबंध क्या होगा? ये स्वतुल्य नहीं होगा। 1/2 ये जो है 1/2 ये किसको नहीं बिलोंग कर रहे हैं? R को। ये रिलेशन में नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। जब इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, फिर सममित के लिए आते हैं। सममित संबंध में देखते हैं। इसके लिए एक संख्या ले लिए, मान लो -2 ले लिए और 5 ले लिए। ठीक है, -2 5 बिलोंग्स टू R, तो 5 और 2 भी बिलोंग्स टू होनी चाहिए, सॉरी 5 और -2 भी R को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। एक ही जगह पे -2 रख दिया, -2 लेस आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सही है, -2 जो है तो 25 से छोटी होगी। ठीक है, बिलोंग कर रहा। फिर जब ये कंडीशन लगाते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए? 5 लेस आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो ये 5 लेस आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अगर हम कोई भी एक संख्या ऐसी ढूंढ लें कि जो वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो रिलेशन में नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -2 5 बिलोंग्स टू R, बट 5 - 2 does not belongs to R। A भी बिलोंग कर रहा है R को, पर BA implies BA does not belongs to R। तो ये क्या हो जाएगा? ये सममित नहीं होगा। ठीक है ना, अतः ये सममित भी नहीं होगा। इसी तरह से कौन सी बची? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है ना, वो 3 संख्याएं ले लेते हैं, 2 -3 और 1। ठीक है, ये A में मान लो रही होंगी। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि यदि 2 - 3 बिलोंग करता है R को, -3 और 1 भी बिलोंग करता है R को। ठीक है ना, 2 - 3 यदि बिलोंग करता है R को, -3 और 1 भी बिलोंग करता है R को, तो 2 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए R को। देख लेते हैं। इसके लिए देखते हैं A बराबर 2 लेस R इक्वल टू -3 का स्क्वायर। B की जगह पे -3 है, तो 2 9 से छोटा है, सही है, मतलब ये R में है। ठीक है, ये संख्याएं इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, मतलब ये R में है। फिर दूसरा देखते हैं, इसको देखते हैं। -3 लेस R इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो -3 1 से छोटा ही होगा, इसका मतलब ये भी किसमें है? R में है। फिर तीसरी कंडीशन आती है 2 लेस R इक्वल टू 1 का स्क्वायर। भाई 1 की जगह पर क्या है? 2, B की जगह पर क्या है? 1, तो 2 लेस R इक्वल टू 1। क्या ये सही लिखा हुआ है? 2 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है? ये तो कंडीशन सही नहीं लिखी हुई है ना। इसका मतलब ये R में नहीं है। ये 2 और 1 क्या है? R में नहीं है। तो R में नहीं है, इसका मतलब ये संबंध संक्रामक नहीं है। वैसे बहुत ज्यादा कंडीशंस पे क्या होता है, अगर कोई संबंध सममित नहीं होता तो जनरली वो भी संक्रामक नहीं होता है। कभी कभी होता है, ऐसी बात नहीं है, पर जनरली नहीं होता। ठीक है, तो ये लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था रिलेशन का वो मैंने बता दिया है, आप लोग और देख लेना, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।